इस वक्त जो हमारा करंट टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। इससे पहले जो चीज हमने कंप्लीट की वो ये था कि भाई हमने वेबसाइट की एसईओ करनी है, तो हमें वेबसाइट्स को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। लेकिन जो एसईओ का पहला टॉपिक है दैट इज कीवर्ड रिसर्च। यानी जब हम किसी वेबसाइट को रैंक करने के लिए एफर्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अभी एक स्टूडेंट मुझे अपनी वेबसाइट दिखा रहे थे, तो इसमें से जो बग आइडेंटिफाई हुआ है कि इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक इसलिए नहीं है कि इन्होंने कीवर्ड आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, बल्कि एक स्टैंडर्ड सा कंटेंट बना लिया हुआ है वेबसाइट का बस, तो उसके अंदर कीवर्ड्स नहीं है। तो लाजमी बात है लोगों ने जब सर्चेस करनी है तो अपनी अपनी सर्च टर्म लिखेंगे, तो वो किसी ना किसी कीवर्ड को ट्रिगर करेगी तभी वेबसाइट रैंक करेगी। अगर कीवर्ड ही नहीं होगा ट्रिगर करने के लिए तो वेबसाइट तो रैंक ही नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंस हुई हुई है कि कीवर्ड्स ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आखिर में मैंने उनसे कहा कि इसको देखें और बीच में कीवर्ड रिसर्च पहले इसकी परफॉर्म करें कि आपको कौन कौन सी सर्च क्यूरीज के ऊपर अपनी वेबसाइट को दिखाना चाहते हैं। वो यही कह रहे थे कि वेबसाइट का यूआरएल लिखें तो वेबसाइट आती है। तो ये एसईओ नहीं होती है। एसईओ ये है कि आपको लोग सर्च करें बाई प्रोडक्ट या बाई सर्विस तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए। इट इज कॉल्ड एसईओ। यानी अगर कोई बंदा लिखे कि बेस्ट एकेडमी कॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, तो पीक सोल्यूशन अगर पहले नंबर पर आता है तो इसका मतलब है कि इसकी एसईओ है। और अगर कोई बंदा लिखे peaksolutions.edu.pk या पीक सोल्यूशन लिखे और रिजल्ट्स आए और क्लिक करे खुल जाए, तो ये एसईओ नहीं है। ठीक है, ये तो एक नेविगेशनल कीवर्ड है। और ये नेविगेशनल कीवर्ड कौन यूज करता है? वही यूज करता है जो जानता है, जो आपको इसका मतलब है कि ये मार्केटिंग तो नहीं है ना, ये मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, ये एक तरह से रीमार्केटिंग की कैटेगरी में तो आ जाएगी कि लोग आपको जानते हैं, आपका नाम लिखते हैं, आप उन्हें नजर आ जाते हैं। जो अननोन लोग हैं वो तो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, किसी भी वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एसईओ इज कीवर्ड रिसर्च और मोर इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एसईओ इज कीवर्ड। यानी एसईओ के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो कीवर्ड है। यानी कीवर्ड की बेस पर लोग हमें सर्च करेंगे और कीवर्ड के अंदर जाकर हम रिसेंट ईयर्स में ये देख रहे हैं कि कीवर्ड में इंप्रूवमेंट हुई एआई के आने से। और एआई के आने से, गूगल ओवरव्यू के आने से, चैट जीपीटी के आने से वो ये हुई कि अब हम लोगों की इंटेंट को टारगेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंटेंट बेस्ड कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे लाएं, लोगों की क्यूरीज को अपनी वेबसाइट के कंटेंट में शामिल करें, ताकि जब कोई बंदा कोई क्यूरी करे कॉमन क्यूरीज को, आजकल तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। यानी आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, बन गई, उसके बाद आप उसकी एसईओ कर रहे हो, तो ये बड़ा ही आसान काम है कि आप ये देख सकें कि भाई लोग आपको कैसे ढूंढते हैं। क्या ख्याल है, चैटबॉट में जाएं, मुख्तलिफ सर्च क्यूरीज लिखकर देख लें, आपको पता लग जाएगा कहां पर आप नजर आ रहे हैं, कहां पर आप को याद होगा, शायद मैंने कराया भी होगा कि आप चैटबॉट पर जाओ और वहां पे जाकर लिखोगे जनाब ये मेरा कॉलेज है, ये मेरी सर्विसेज है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, मुझे बताओ कि मुझे लोग चैटबॉट्स पे कैसे ढूंढते होंगे। तो गूगल आपको हर तरह के कीवर्ड्स की एक लिस्ट दिखा देगा। वो जो टॉप आप समझ लोगे वो कीवर्ड्स नहीं है, वो आपकी वेबसाइट के टॉपिक्स हैं कि भाई लोग ये पूछ रहे हैं। लाजमी बात है लोग जो पूछ रहे हैं हमें उसी को जवाब करना है, तो आपने उनके सवालों के साथ ही कंटेंट लिख देना है कि लोगों की क्यूरीज के साथ ही, व्हाट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन लाहौर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन होगा, नीचे आपका कंटेंट लिखा होगा जिसमें पीक सॉल्यूशन का रेफरेंस होगा। व्हाट इज द एंड गोल ऑफ डिजिटल मार्केटर्स, ये क्वेश्चन होगा, नीचे इसका सॉल्यूशन लिखा होगा। यानी लोगों के जहनों में जो सवाल आ रहे हैं उन्हीं सवालों को आप जवाब बनाकर अपनी वेबसाइट के कंटेंट में ऐड कर दो। तो जब आप रैंक होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एआई रिजल्ट्स में भी रैंक होंगे और आप एसईआरपी पर भी रैंक होंगे। एसईआरपी सबको पता है ना क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। गूगल का जो पेज आता है ना, जब वो गूगल क्रोम मोबाइल पे क्लिक करते हो तो गूगल का पेज खुल जाता है जिसपे आप टाइपिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड एसईआरपी। इसको हम एसईआरपी बोलते हैं। क्या है जी ये? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, ये खोलकर भी देख लेते हैं।
दिस वन इज कॉल्ड SERP। पहले क्या होता था, पहले तो सारे का सारा काम कितने सालों तक, मतलब जब से SEO शुरू हुई है, जब से गूगल शुरू हुआ है, सब कुछ यहीं पे होता था। फिर चैट जीपीटी आ गया तो ट्रैफिक डाइवर्ट हुई और ट्रैफिक चली गई। आज की तारीख में लोग अच्छी चीज को, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की तादाद है जो चैटबॉट को यूज करते हैं, और चैट जीपीटी को यूज करने वालों की तादाद अब कम हो रही है, पहले बहुत ज्यादा थी। इसलिए कि चैटबॉट था ही कोई नहीं, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और रिलायबल चैट जीपीटी होता था। तो इवन किसी को गूगल रिजल्ट्स की भी जरूरत होती थी तो वो पहले चैट जीपीटी पे जाता था, फिर चैट जीपीटी उसे कुछ रिजल्ट्स देता था, फिर वो गूगल पर आकर उनकी वेबसाइट देख लेता था। तो मतलब आज की तारीख में लोग चैटबॉट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें ये देखना है कि आने वाले सालों में क्या हम चैटबॉट्स पर भी अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर रहे हैं और क्या हम SERP पर भी अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं। चैटबॉट पे जब आप रैंक करते हो तो इंफॉर्मेशनल फॉर्म में रिजल्ट्स आते हैं, यानी हम कुछ पूछते हैं उसका जवाब आता है। ऐसे नहीं आता कि SERP की तरह नहीं आता कि नंबर ऑफ वेबसाइट्स के रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे कि 10 पेजेस खुल गए आपके सामने, बल्कि आपके आंसर्स आएंगे। और जब आप इसको मोर करोगे तो फिर वेबसाइट्स भी आएंगी कि यहां चले जाओ, लेकिन वो नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप SERP पर होगे और आप लिखोगे कोई की टर्म, और हर हर वर्ड जो है वो AI वाला नहीं होगा, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन, जो चीजें कमर्शियल है वो AI पे नॉर्मली नहीं आएंगी, कमर्शियल SERP पे ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जो इंफॉर्मेशनल क्यूरीज होंगी उनके ज्यादा रिजल्ट्स आपको चैटबॉट्स में नजर आएंगे, चाहे वो गूगल AI हो। और अब क्योंकि गूगल का अपना AI आ चुका हुआ है तो इसलिए अब लोग गूगल पे स्विच हो रहे हैं और गूगल इसको मार्केट भी कर रहा है, लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहा है कि अब हमारा ज्यादा ट्रस्टेड AI है एज कंपेयर टू चैट जीपीटी। और वाकई है, और इसने बहुत सारे फीचर्स ऐसे ऐड कर दिए हैं जो चैट जीपीटी में पेड है, जबकि यहां पर वो वाले फीचर्स आपको फ्री यूज मिल जाते हैं। और चैट जीपीटी क्या करता है, डाटा उठाता है। किधर से उठाता है भाई, गूगल से उठाता है। तो गूगल क्या करता है, गूगल का AI ओवरव्यू क्या करता है, उसका अपने ही तो सारा कुछ है, तो वो अपने से ही रिजल्ट दिखा रहा है। चैट जीपीटी वाला अगर डाटा उठा रहा है तो कोई ना कोई तो डाटा पिकअप करने की डेट होगी ना उसके सर्वर्स पे, कोई ऑटोमेशन तो उसने नहीं लगाई हुई कि हर रिजल्ट उधर से उठाकर इधर ले आओ, कोई ना कोई डाटा उठाने की डेट होगी जिससे उसने उठाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फ्रेश रिजल्ट्स चैट जीपीटी में नहीं आएंगे जितने फ्रेश रिजल्ट्स आपके पास गूगल AI ओवरव्यू में नजर आ रहे होंगे। ठीक है, चलो जी अब हम आ जाते हैं वापस। तो अब हमारा पहला टॉपिक जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड क्या होता है, मेरा ख्याल है अभी हमने जो आज डिस्कस किया आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि लोगों की सर्च क्यूरीज को हम कीवर्ड बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में तो इतने लोग हैं, क्या सारी दुनिया के लोगों की सर्च क्यूरीज कीवर्ड्स हो सकते हैं? नो। कॉमन सर्च क्यूरीज को हम कीवर्ड बनाएंगे। जो कॉमन वर्ड्स होंगे, जैसे मैं ये कहूं कि भाई मैंने एक निकालना है कि भाई इस कॉलेज के अंदर आज पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक, सपोज कर लेते हैं कि 3000 स्टूडेंट्स आए मुख्तलिफ क्लासेस में बैठे और वो कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे। सो मैं अगर ये सिर्फ कैलकुलेट करना चाहूं, और हम ये कहते हैं कि 3000 में से 1500 लोग जो थे ना वो समझ लें कि मार्केटिंग के थे, डिजिटल मार्केटिंग के थे, और मैं ये देखना चाहता हूं कि लोग जब ये कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्या सर्च क्यूरी लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक सर्वे किया, जैसे पॉलिटिक्स के सर्वेज होते हैं। मैंने एक छोटा सा सर्वे किया क्लास में स्टूडेंट्स को बिठाकर। मैंने कहा भाई आपने जब कॉलेज में एडमिशन लेना था तो गूगल पर आकर आपने क्या टाइप किया था। चलो जी, उनमें से 600 लोगों ने कह दिया भाई हमने गूगल पे देखा ही नहीं था कुछ। ठीक है, बाकी बच गए कुछ लोग। मैंने कहा आप लोगों ने क्या लिखा था, उन सब ने ना कोई एक सर्च क्यूरी मुझे लिखकर बता दी। अब फॉर एग्जांपल वो 1100 लोग थे जिन्होंने एक सर्च क्यूरी लिखी, सबकी क्यूरी कॉमन तो नहीं होगी, लेकिन इसमें से सबसे मेजॉरिटी वाली जो क्यूरी होगी वो कॉमन होगी। उसे हम ये कह लेंगे कि ये हमारा कीवर्ड बन सकता है। जो कॉमन सर्च टर्म होगी उसे हम कीवर्ड लेंगे, जो यूनिक टर्म होगी उसे तो नहीं लेंगे। भाई वो तो एक दो बंदे लिख रहे हैं, उसे सर्च करने से हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक तो नहीं बढ़ेगी। ट्रैफिक तो तब बढ़ेगी जब बहुत ज्यादा लोग लिख रहे होंगे। इसीलिए हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि भाई एक अच्छा कीवर्ड क्या होता है, जिसपे सर्च क्यूरीज बहुत ज्यादा हो और जिसपे कंपटीशन कम हो, यानी उसे ढूंढने वालों की तादाद तो वो, ये बिजनेस मॉडल है ना
कि किसी भी बिजनेस ऐसी जगह पर आप अपनी दुकान खोलेंगे जहां पर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो और वहां पर कंपटीशन भी कंपैरेटिवली काफी कम हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करने में उतना ही टाइम लगेगा। अगर कम कंपटीशन होगा तो आप जल्दी ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में किया था। हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, यानी जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग है, इसी तरह जो प्रीवियस सेशंस हो चुके हुए हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। ठीक है, तो हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है ताकि अगर आप लोग देखना चाहें हमने क्या किया हुआ है, घर जाके भी देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। खासतौर पर जो आज फर्स्ट डे आए हैं मैं उनको बता रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कह रहे हैं कि भाई समझ में आ गया कि कीवर्ड क्या होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई करना कैसे है, ये प्रोसेस है, प्रैक्टिकली हमने ये टास्क कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने टूल इस्तेमाल करना है गूगल का कीवर्ड प्लानर। हमें गूगल का टूल इस्तेमाल करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये वाला जो टूल है, टूल तो फ्री है, मगर ये टूल जिस जगह पर मौजूद है, ये टूल मौजूद है गूगल एड्स में। गूगल एड जो है वो तो ऐड है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी जा पाएंगे। सो गूगल एड का अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना पेमेंट मेथड बताना पड़ता है। जब हम पेमेंट मेथड बताना पड़ता है, पेमेंट देनी नहीं पड़ती, ये ज़हन में रखें। पेमेंट तब देंगे जब ऐड चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप गूगल एड अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपका कोई बैंक अकाउंट है आपके पास और उस बैंक अकाउंट पर ई कॉमर्स की सर्विस एक्टिव है, मैंने टर्म इस्तेमाल की ई कॉमर्स की सर्विस। जब भी आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने होते हैं तो आजकल सब बैंक ने एक सर्विस की हुई है ऐड, उसको बोलते हैं वो ई कॉमर्स की सर्विस है। उसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, यानी मैंने मेटा को पे करना है, मेरे पास ई कॉमर्स वाला बैंक होगा, मैं कर लूंगा। मैंने गूगल को पे करना है, मेरे पास ई कॉमर्स वाला बैंक होगा, मैं कर लूंगा। मैंने टिकटॉक पे भी कुछ पैसे लगाने हैं तो अगर मेरे पास ई कॉमर्स वाला अकाउंट होगा तो मैं ये काम कर लूंगा। तो अगर मेरे बैंक में ई कॉमर्स की सर्विस नहीं है, मैं जिस बैंक में हूं वहां पर वो कहता है नहीं जी हम नहीं देते ई कॉमर्स की सर्विस, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके थ्रू आप पेमेंट्स नहीं कर सकेंगे। तो हमें ऐसे बैंक को फाइंड करना है जिनका ई कॉमर्स इनेबल्ड हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है कार्ड का, फिजिकल कार्ड होता है आपका, जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वीजा कार्ड वही वही बन जाता है, वही आपका एटीएम कार्ड बन जाता है, मशीन में डाके डालते हो। एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल कार्ड का। ठीक है, वर्चुअल कार्ड का क्या मतलब है कि ये जो जितने भी बैंक्स हैं आजकल मोस्टली, ये हमें पूछना पड़ेगा भी इस बैंक का वर्चुअल कार्ड है कि नहीं है। वर्चुअल कार्ड क्या है, फिजिकल कार्ड है। मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है, उसने पेमेंट करनी है मेटा को। अब वो अगर मुझे अपना क्रेडिट कार्ड का सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि भाई ये मेरे कार्ड का नंबर है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है, ये इसका सीवीवी कोड है, वेरी वेरी रिस्की। मैंने कहा वेरी रिस्की नहीं ये काम तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे कहेंगे कि भाई आप यूं करो, बैंक से कंफर्म कर लो क्या वो वर्चुअल कार्ड्स बनाते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक वर्चुअल कार्ड बना देंगे। ठीक है, अब उस वर्चुअल कार्ड से इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑनलाइन इस्तेमाल हो सकती है और नहीं इस्तेमाल हो सकती। वो फिजिकल कार्ड नहीं है, वो वर्चुअल कार्ड है। लेकिन वर्चुअल कार्ड कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, वो किसी भी ऑनलाइन पेमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। तो उसमें फिर एप्लीकेशन में हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगी, मोबाइल एप्लीकेशन में, कि आप अभी ट्रांजैक्शन करने लगे हो, इसका ई कॉमर्स ऑन कर लो। जब ट्रांजैक्शन ऑफ होगा ई कॉमर्स ऑफ कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, और तो कहीं वो यूज कर ही नहीं सकता। यूज उसने कहां पे करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स होगा तो कर पाएगा। पहले वक्तों में हम क्या करते थे, हर काम करने के लिए बैंक को फोन करते थे हेल्पलाइन पर, भाई ये चीज ऑन कर दो, ये चीज ऑफ कर दो, कितनी लंबी चौड़ी वेरिफिकेशंस होती थी, अभी भी होती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह कार्ड सिस्टम्स को यूज करोगे तो ये टोटल आपके कंट्रोल में है। यानी मेरी मोबाइल बैंकिंग का ऐप है, मैंने उसे खोला, ई कॉमर्स का बटन बना हुआ है, पुश किया तो ऑन हो गया, ट्रांजैक्शन किया पुश किया तो ऑफ हो गया, यानी टोटल मेरे ही कंट्रोल में। मतलब मेरे क्लाइंट ने अगर मुझसे पेमेंट करवानी हो तो उसने कहा भाई मैंने ई कॉमर्स का ये आपको इन्फॉर्मेशन भेजी है कार्ड की, वर्चुअल कार्ड की, आप इसे लगा लो। जैसे ही मैं पेमेंट उसे कंफर्म करूंगा, हाँ जी पेमेंट हो गई, तो क्या करेगा, कार्ड नहीं कैंसिल करेगा, वो ई कॉमर्स की सर्विस को डीएक्टिवेट कर देगा। तो कार्ड बना हुआ है, फिर जब मैं उसे कहूंगा हाँ भाई फिर पेमेंट करनी है, वो फिर उसको इनेबल कर देगा। तो हम लोग आसानी में आगे
बैंक के पास बार बार नहीं जाएंगे, नहीं तो एक कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए बैंक तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, बंदा इरिटेट भी हो जाता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? गूगल एड अकाउंट। मैंने प्रीवियस क्लास में क्या कहा था आपको जी? प्रीवियस क्लास में मैंने यही कहा था कि भाई आप सब लोग मुझे अपना अपना जीमेल दें। मेरा हाल कुछ ने भेजा था, शायद आपने भेजा था, है ना? और किसने भेजा है? आपने भी भेजा है, और आपके पास है। आपने कब भेजा था? मेरा ख्याल है कि आ गया होगा आपको इनविटेशन। आपको भी आई है इनविटेशन? जीमेल पर इनविटेशन आ जाती है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऐड अकाउंट पे चले जाएंगे। ठीक है, आप आज मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको भी मैं व्हाट्सएप दूंगा, आप भी मुझे भेज दीजिएगा। इसका फायदा ये है कि आपको ऐड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरा ऐड अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं। ये अब हमें समझ में आ गया कि भाई ये सारे काम करने कहां पर हैं, जाकर हमें गूगल ऐड अकाउंट में जाकर ये सारे काम करने हैं। तो गूगल ऐड अकाउंट में कैसे जाते हैं ये जरा देख लेते हैं। मैंने लिखा जी ads.google.com। देखते हैं कि इसमें मेरे पास ऐड अकाउंट है। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है तो सही, इसको देख लेते हैं। जब मैं आपको परमिशन दूंगा तो बिल्कुल ऐसे ही जगह पर आप आएंगे जैसे मैं आया हूं। गूगल ऐड अकाउंट के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या? कि आपके अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होगी तो फिर आप अपना ऐड अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलें जी, मैं बंद कर देता हूँ। ये बता रहा है कि भाई इसमें आपने कितना यूज़ किया हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट यूज़ की हुई है, ये सारा आ रहा है ना, कि कब से लेकर कब तक आपने इसमें टोटल कितना डाटा यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब जब मैं आपको परमिशन दूंगा तो आप कहाँ जाओगे? यानी आए थे ना प्रीवियस क्लास में? आए थे इस जगह पे? नहीं आए, फर्स्ट डे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने यहां से आना है जी टूल्स में, और टूल से आपने आना है प्लानिंग में, और प्लानिंग से आपने आना है कीवर्ड प्लानर में। फॉर एग्जाम्पल ये जो लेफ्ट साइड पर इतनी सारी ऑप्शन सेक्शन नजर आ रहा है मुझे, आपको मैं परमिशन देता हूं और आपको ये वाला सेक्शन नहीं दिखता, आपको ये वाला सेक्शन नजर ही नहीं आता, तो आपने इधर सेटिंग्स पे जाना है। आपको ऊपर सेटिंग्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा एक्सपर्ट मोड। मेरा तो आ रहा है ना, मैं ये कह रहा हूं अगर नहीं आ रहा होगा तो आपने ऊपर से सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और कौन सी ऑप्शन पे क्लिक करना है? एक्सपर्ट मोड। इसका मतलब है कि वो जो नॉर्मल मोड है उसमें वो सेक्शन नजर नहीं आता, एक्सपर्ट मोड में वो वाला सेक्शन नजर आता है। एनीवेज, जैसे आप उसको एक्सपर्ट मोड करोगे आपको प्लानिंग भी मिलेगा, प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर भी मिलेगा। आ गया जी, यहां पर लिखा हुआ है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे क्लिक करेंगे। आगे यही करना चाह रहे थे ना, असल में तो हम यही कह रहे हैं ना, प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट लिया था कीवर्ड्स क्या होते हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि हमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ये मैंने किसका अकाउंट खोला हुआ है जी, इधर आ जाते हैं। यहां पर ना मैं एक टर्म लिखने लगा हूं, यूज्ड जापानीज कार्स फॉर सेल इन लाहौर। चलिए जी, मैंने लिख दिया लाहौर ही लिख दिया। ये कुछ वेबसाइट आ गई, पाक व्हील से भी कोई मुकाबला नहीं है, ओएलएक्स से भी कोई मुकाबला नहीं है, ऐसे ही है ना, ये तो अपने अपने काम कर रहे हैं। हम तो अपना कोई कंपटीटर ढूंढ रहे हैं। देखते हैं तीसरे नंबर पर कोई साहब है, हाफिज सज्जाद मोटर्स। ठीक है, इसका मतलब है ये रैंक भी हुई है। देखें भाई, इसका मुकाबला ओएलएक्स से तो नहीं है ना, ओएलएक्स से ऊपर तो ये जा ही नहीं सकता। ओएलएक्स पे तो रोजाना लोग अपनी अपनी गाड़ियां बेचने पे लगा रहे हैं, पाक व्हील्स पे लोग अपनी अपनी गाड़ियां बेचने पे लगा रहे हैं, तो इनका कंपटीटर ओएलएक्स नहीं है। अच्छा, एक आ गया जी हाफिज, फिर पाक व्हील नजर आया, ओएलएक्स नजर आया जी, फिर क्या आ गया जी कार जापान डॉट पीके, फिर क्या आया एस टी सी जापान। ये सारी वेबसाइट्स आ रही है, आ रही है। एस टी सी जापान, जापान की वेबसाइट है, उसके अंदर उसने एक पाक व्हील्स का पेज बनाया हुआ है जहां से वो गाड़ियां बेच रही है।
ठीक है, मेरा बिजनेस नहीं है गाड़ियां बेचने का, हम तो रिसर्च करने लगे हैं ना। ठीक है, तो एक चीज तो याद रखें, डिजिटल मार्केटर होता है उसका कोई बिजनेस नहीं होता, हर क्लाइंट जो उसे मिलता है वही उसका बिजनेस होता है। तो इसका मतलब होता है उसने उस पर काम करना होता है, फिर वो उसकी डोमेन बन जाती है। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास कुछ आइडियाज भी नहीं है फिलहाल, तो मैं एक काम करता हूँ। भाई कौन सी वेबसाइट थी जो ऊपर सबसे आ रही थी? हाफिज है ना। चले हम सपोज कर लेते हैं, कि भाई हमारी तो अभी वेबसाइट रैंक ही नहीं हुई, हमें ये भी नहीं पता कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। सो मैंने कहा कि भाई इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसकी वेबसाइट ले लूँगा, कंट्रोल सी, यहाँ आए कीवर्ड प्लानर पे। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर? स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। तो फिलहाल मैं करूँ, मेरे पास कीवर्ड नहीं है अभी के लिए, हम सोच रहे हैं, तो मैंने कहा भाई स्टार्ट विद वेबसाइट। आगे यहां पर हमने कहा कंट्रोल वी, ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा कोई कंपटीटर है। तो मैं पहले एक कंपटीटर से, फिर दूसरे कंपटीटर से, फिर तीसरे कंपटीटर से, भाई 3-4 कंपटीटर्स के साथ जब ये रिसर्च करूंगा तो काफी सारे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, है ना। तो वहां से मैं कीवर्ड्स निकालूंगा तो मुझे कुछ आइडियाज भी मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, किस लैंग्वेज के कीवर्ड चाहिए? भाई अगर आपका क्लाइंट इंग्लिश लैंग्वेज में डील कर रहा है कि किसी जापानीज लैंग्वेज का है, तो लाजमी बात है उसकी रिसर्च भी मैं उसी लैंग्वेज में करूंगा। फिर क्या कह रहा है, आपका क्लाइंट किस जगह पर मौजूद है? पाकिस्तान में ही है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं भी लाहौर में गाड़ियां बेच रहा हूं, ये बंदा भी लाहौर में गाड़ियां बेच रहा है, पाकिस्तान तो ना हुआ ना, फिर तो लाहौर हुआ। लेकिन अगर आप गाड़ियां पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं, भाई यहीं से ऑर्डर जाता है तो आप एबटाबाद भी गाड़ी पहुंचा देते हो, इस्लामाबाद भी पहुंचा देते हो, कराची भी पहुंचा देते हो, फिर हम पाकिस्तान चूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, हमने सपोज कर लिया जी पाकिस्तान। फिर हमने कहा यूज द इंटायर साइट, के यूज दिस पेज। क्या है जी? हाफिज सज्जाद मोटर्स पीके, हाफिज एक ही चीज है, एक ही चीज है ना। तो मैं कहता हूँ पूरी वेबसाइट में से निकालो। समटाइम होता है कि एक बंदे की बिजनेस डोमेन बहुत सारी होती है, एक पेज से एक चीज बेच रहा है, दूसरे पेज से दूसरी चीज बेच रहा है, लेकिन मेन डोमेन एक ही होती है, लेकिन स्पेसिफिक डोमेन बहुत सारी होती है। सो ये क्योंकि गाड़ियां ही बेच रहा है, तो मैंने कहा पूरी वेबसाइट में से निकालो, गेट रिजल्ट्स। भाई ये देखते हैं क्या निकला इसका। निकला कुछ डाटा, आ गया डाटा जी। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये एक छोटा सा एरो आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, डाउनलोड कर लेते हैं इसको। डाउनलोड करने के लिए हमें दो फॉर्मेट्स दे रहा है, फाइल आ रही है ना, तो कहता है एक CSV फॉर्मेट है, ये वाली फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो और उसमें आपके पास एक्सेल भी मौजूद हो, तो आप इसे डाउनलोड करें, डबल क्लिक करें तो सीधी एक्सेल में जाएगी। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, आप यूज नहीं करते, तो आप गूगल शीट तो यूज कर ही सकते हैं, और करते भी होंगे आजकल, तो हर कोई गूगल डॉक, गूगल शीट तो यूज करता ही है, गूगल का अपना जो एप्लीकेशन है। तो कहता है अगर आप इसे गूगल शीट में खोल के देखना चाहते हैं तो आप इसे वहां भी देख सकते हैं, और अगर आप इसे CSV पे देखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं। सो हमने कहा फाइन, हम इसको CSV में देख लेते हैं। मेरे पास एक्सेल है इसलिए मैं इसमें कर रहा हूँ कन्वर्ट। ये क्या लिखा हुआ है जी? प्रिपेयरिंग शीट रिपोर्ट, वेट करें। यहाँ पे काम करना इतना कंफर्टेबल नहीं था ना, तो मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट सेव करके ले जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात है। डाउनलोड हो गया, इधर आ जाते हैं। अब इस फाइल को डबल क्लिक करके खोल लेते हैं। फाइन, ये पुरानी को बंद कर दो। जी, ये कुछ डाटा निकल आया हमारे पास, निकल आया ना। अच्छा, हमारे ना दो टॉपिक्स हैं जिनके अंदर कीवर्ड रिसर्च हम एक ही तरीके से करेंगे। रिजल्ट कैसे निकलेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन रिसर्च एक ही तरीके से करेंगे। एक टॉपिक है गूगल एड्स और एक टॉपिक है एसईओ। गूगल एड में हम जो कीवर्ड निकालेंगे वो पैसों वाले कीवर्ड्स होंगे, उस पर ऐड चल रहा है तो भाई पैसे दे रहे हैं ना गूगल को। जो एसईओ में कीवर्ड्स निकालेंगे वो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होंगे, उसमें हम गूगल को पे नहीं कर रहे, वो ऑर्गेनिक है। दोनों में ही हम कीवर्ड रिसर्च एक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपने देख ही लिया कि मैं तो गूगल ऐड में आया हूं, तो उसने मुझे एसईओ की रिजल्ट भी यहीं पर दी और एड्स की रिसर्च भी इसी जगह पर देने वाला है। भाई ये डाटा निकल आया, बोला देखिए कितना डाटा निकला, जरा नीचे जाकर देखते हैं। अबाउट 300, 1400 अबाउट समथिंग, ऐसे ही है ना, तकरीबन 1400 रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। भाई ये 1400 कीवर्ड्स नहीं होंगे।
ये उसने हमें कुछ थीम्स दिए हैं, कुछ आइडियाज दिए हैं कि किन सर्चेस के ऊपर ये वेबसाइट दिख रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखा जाए तो इसमें से मोस्टली तो हमारे काम के ही होंगे, लेकिन क्योंकि हम कीवर्ड्स की फाइंड कर रहे हैं फिलहाल, तो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या था जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, कि कीवर्ड कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, उसका फीचर क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लॉन्ग ना हो, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कीवर्ड कैसा होना चाहिए जिसे मैं कहूँगा ये अच्छा कीवर्ड है, मेन चीज नहीं आप बता रहे, जो चीज के बारे में सर्च करना है उसके रिलेटेड और क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। कॉमन शॉर्ट, और क्या होना चाहिए, आप वेबसाइट एब्सेंट थे, वो सोमनाथ का मंदिर आपने नहीं था तोड़ा है ना, क्लास में टीचर पूछते ना सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था, तो स्टूडेंट कहते सर मैंने नहीं था तोड़ा, आप एब्सेंट थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी कि भाई सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस करने का रूल, कि बिजनेस कहां पे शुरू करेंगे जहां डिमांड होगी, ऐसा नहीं है कि उस जगह जंगलों में चले जाएं और वहां पर कंप्यूटर कॉलेज खोलने जाकर, स्टूडेंट तो नहीं आएंगे ना वहां पर, ठीक है, स्टूडेंट तो बता देगा ये ऐसा तो कुछ नहीं सर्चेस ज्यादा हो, नंबर ऑफ सर्चेस, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सर्च किया हो हमें, ठीक है, इसको हमने बार बार डिस्कस किया होगा, कीवर्ड सर्च में यही तो पढ़ रहे थे, सर्चेस, कन्वर्जन, कंपटीशन, तीन चीजों की बात की थी, ऐसे ही है ना, कीवर्ड सर्च पढ़ा था ना पूरा लेक्चर। हाँ जी, लोगों को जब हमारे प्रोडक्ट का पता ही नहीं होगा तो वो सर्च कैसे करेंगे। नहीं तुम्हारी प्रोडक्ट का क्यों पता होने लोगों को, हमें लोगों की सर्च का पता लगाना है, मैं क्या हमें लोगों की सर्च का पता लगाना है, हम कह रहे हैं हमारा कंप्यूटर कॉलेज है, तो किसी भी कंप्यूटर कॉलेज में दाखला लेने के लिए लोग क्या सर्च करते हैं, यही तो कीवर्ड रिसर्च है। मैं फर्नीचर बेचता हूं तो मैं ये देख मैं ये ढूंढूंगा, लोग नहीं ढूंढेंगे, पहले पहले मैं ये ढूंढूंगा कि लोग फर्नीचर खरीदने के लिए क्या लिखते हैं, वो कीवर्ड नहीं है, वो तो लोगों की सर्च है, मैं डिसाइड करूंगा कि अच्छी सर्च है कि बुरी सर्च है, कॉमन सर्च है कि अनकॉमन यूनिक सर्च है। जब मुझे लगेगा कि ये कॉमन सर्च है तो इसका मतलब है कि मैं कहूंगा मैं इसे कीवर्ड बना सकता हूं, क्योंकि जब कॉमन सर्च होगी 500 लोगों की तो क्यूरीज तो आएंगी, जब कॉमन सर्च होगी 1000 लोगों की तो क्यूरीज जनरेट होंगी, तो मुझे ये फाइंड करना है कि सबसे ज्यादा कॉमन सर्च वाले वर्ड्स कौन से हैं। कीवर्ड रिसर्च इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं कह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट्स नॉट ड्राई, मैं कह बिल्कुल ड्राई टॉपिक नहीं, वो जैसे आपको कोडिंग फील होती है ना ड्राई है जरा, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है ये। मतलब कीवर्ड है क्या, इन शॉर्ट टर्म हम ये कहेंगे जो मैंने शुरू में भी कहा कि नंबर ऑफ सर्चेस बहुत ज्यादा हो, मतलब मैं ये कहूं कि भाई मैंने जूस कॉर्नर खोलना है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई यहां पर जूस पीने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए और जूस कॉर्नर्स भी कम होने चाहिए, तो अगर बहुत सारे जूस कॉर्नर्स होंगे तो मेरे लिए स्ट्रगल होगी, बहुत टाइम लगेगा मुझे बिजनेस करने में यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है 5000 5000 5000 550 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ रहा है ना। अब हमारा पहला टारगेट क्या था, अब ये मैं कर रहा हूं कीवर्ड रिसर्च और उसको प्रोसेस कर रहा हूं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अच्छा कीवर्ड कौन सा है। तो अब मेरा पहला टारगेट क्या निकला इतनी सारी बात के नतीजे में, कि हमारा जो कीवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसे ढूंढने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो। तो जो डाटा मेरे पास आया मैं पहले ये कहता हूं कि भाई मुझे वो दिखा दो सिर्फ जिनकी सर्चेस ज्यादा है बस, ताकि मैं उनको पहले प्रायोरिटी पर ले आऊं, और जो कम सर्चेस वाले हैं उनकी तो जरूरत ही नहीं है, उन्हें मैं निकाल दूं। तो मैंने यहां पे रखा जी माउस अपना एवरेज मंथली सर्चेस पर, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, चलो एवरेज मंथली सर्चेस पर रखा, ये मैं सॉर्ट पे गया, सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है, और मैंने इसे कहा Z2A से फिल्टर कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, जो बड़ी वैल्यूज होगी ऊपर आ गई, जो छोटी वैल्यूज नीचे चलेंगे, भाई एक्सेल का यूज करना है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग का तो कोई कमाल नहीं है ना। सो मैंने कहा भाई इसको यूं कर दो, क्या हुआ, बड़े नंबर ऊपर आ गए, छोटे नंबर नीचे चले गए। अब हम अपनी वेबसाइट को रैंक करें, आपको लगता है कि 50 सर्चेज मैटर करती हैं, 50 सर्चेज, यानी कि हम किसी ऐसी चीज के ऊपर रैंक कर जाएं जिसमें टोटल 50 लोग ढूंढते हैं उसको सिर्फ, तो हम कहेंगे ये तो अच्छा कीवर्ड नहीं है।
ज्यादा सर्चेज वाला हो, कितनी ज्यादा सर्चेज वाला हो, ये इन रिजल्ट की बेस पर मैं अंदाजा लगाऊंगा कि मैं कितनी ज्यादा सर्चेज को कंसीडर करूंगा। जैसे पहला रिजल्ट क्या आ रहा है 5000 वाला, नीचे आ जाओ जरा, फिर क्या आ रहा है 500 वाला, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको अंदाजा हो गया होगा मैं किसको कंसीडर करने वाला हूं। इतने सारे कीवर्ड्स तो नहीं हो सकते ना भाई, किसी एक वेबसाइट के अंदर 500 कीवर्ड्स, किसी एक वेबसाइट के अंदर 50 कीवर्ड्स, इतने तो नहीं होंगे, 5 को होंगे, 10 होंगे, मेन चीजें निकालनी है ना आपको बीच में से। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा ये जो स्टैट्स आए हैं इनमें से मैं किसे कंसीडर करने वाला हूं, 5000 वाले को भी और 500 वाले को भी, बाकियों को मैं रिमूव कर दूंगा। सो ये मैंने पहला टास्क किया जिसमें मैंने सिर्फ क्यूरीज को कंसीडर किया कि ज्यादा कौन सी हैं। अगला टास्क मैं ये करने वाला हूं, जरा थोड़ी सी अपने लिए इसको साफ सुथरा करने चाह रहे हैं हम, कि जहां से 50 शुरू हो रहा है उसको निकाल ही दो भाई। हो गया शुरू। अलबत्ता अगर आप इनको अपनी वेबसाइट की वोकैबुलरी के तौर पर डील करना चाहते हैं कि भाई टर्म्स तो है कंटेंट में यूज हो जाएगी, तो इसको सेपरेट कहीं पर रख लें, कंटेंट राइट करवाने में इसको यूज कर लें एज ए वोकैबुलरी, क्योंकि ये लोग सर्च कर रहे हैं तो आपके कंटेंट में आएगा तो रिजल्ट तो आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, ये देखें 137 थे जो 500 तक थे, सो इसको मैं सारे को जो है ना वो डिलीट करने वाला हूं ताकि डाटा जरा थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर हो जाए। चलो डाटा कम हो गया, 1300 से 137 पे आ गए हम। अच्छा अभी तक हमने कीवर्ड्स को नहीं देखा, अभी मैं सिर्फ ये चीजें दिखा रहा हूं आपको। अब ऊपर आ जाते हैं वापस, यहां पर आया एवरेज मंथली सर्चेज, यहां पर आया 3 मंथ्स चेंज, इसका क्या मतलब हुआ 3 मंथ्स चेंज, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पिछले 3 महीनों में इन कीवर्ड्स पर, हर एक एक कीवर्ड की बात हो रही है, पॉजिटिव चेंज आया कि नेगेटिव चेंज आया। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या पिछले 3 महीनों में इनकी सर्चेज में इजाफा हुआ, दैट इज पॉजिटिव चेंज। क्या पिछले 3 महीनों में इनकी सर्चेज में कमी हुई, दैट इज अ नेगेटिव चेंज। ये सिर्फ 3 महीने के इनसाइट्स हैं। देखिए जरा काम का है कि नहीं है, काम की चीज है कि नहीं है, हम ये देखना रहेंगे पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है। तो यूज्ड कार डीलर, इसमें देखें कितने परसेंट इजाफा हुआ, 900% इजाफा हुआ, ठीक है। फिर नीचे क्या आ रहा है, डीलर कार, अब ये 5000 मैटर नहीं करता, वैसे भी डीलर कार को तो मैं वैसे ही निकाल दूंगा, इट्स नॉट अ कीवर्ड, कोई कॉमन सेंस वाला कीवर्ड तो है ही नहीं है, उल्टा पुल्टा सा वर्ड लिखा हुआ है किसी ने, ठीक है ना, कोई इंटेलेक्चुअल क्यूरी नहीं है ये वाली, इस तरह के वर्ड्स को भी मैं निकालूंगा, ठीक है। अच्छा और नीचे आ जाए, -90%, कार डीलरशिप 5000, मैं इसको रखूंगा, बेशक इसमें 90% कमी हुई है लेकिन वर्ड ठीक है ये। चलो अब आपको समझ में आ गया 3 मंथ चेंज का क्या मतलब है। अच्छा उसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे क्या आ रहा है, YoY चेंज, ईयर ओवर ईयर चेंज का मतलब यहां पर यह है कि इस वक्त हम ये एनालिसिस जनवरी 2026 में कर रहे हैं। जनवरी 2025 में क्या हालात थे इस कीवर्ड को लेकर, जैसे मैं ये कहूं कि इस वक्त मैं जनवरी 2026 में एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास पढ़ा रहा हूं जिसके अंदर मुझे 5 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूं कि भाई पिछले साल इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, अगर तो इसमें 15 स्टूडेंट थे पिछले साल तो नेगेटिव चेंज आया, अगर पिछले साल 3 स्टूडेंट थे और आज इतने हुए हैं तो पॉजिटिव चेंज आया। तो पूरे एक साल के एनालिसिस हो गए कि भाई हमें क्या करना चाहिए आगे, और क्या ये कीवर्ड हमारे लिए वर्थफुल भी है कि नहीं है, इससे हमें फायदा भी होने वाला है कि ये भी पिछले एक साल की स्ट्रगल के बाद ये अच्छा कीवर्ड है कि बुरा कीवर्ड है, ठीक है। अच्छी चीज है ये भी, मैं कह ये भी अच्छी चीज है, यानी कि ये हमारे रिकॉर्ड में रहेगा तो हमें इनसाइट्स में सहूलत होगी। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ गया जी, कंपटीशन। कंपटीशन की जो वैल्यू होती है वो 0 to 100 होती है, आगे वैल्यू भी आ रही है 2 2 1 1 4 4, और लो हाई और मीडियम भी लिखा हुआ आ रहा होगा। हाई का तो मतलब हुआ भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन, लो का मतलब कम कंपटीशन, मीडियम का मतलब दरमियाना सा कंपटीशन, हम लो को या मीडियम को कंसिडर करेंगे। छोटी वैल्यू कम कंपटीशन, बड़ी वैल्यू
ज्यादा कंपटीशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, टू टर्म्स में कंपटीशन कैलकुलेट होता है। एक टर्म क्या है, लो, मीडियम और हाई, और एक टर्म क्या है, वैल्यू। यानी अगर आपको दिखाया जाए कि भाई इस कीवर्ड पे कंपटीशन 30 है और दूसरा कीवर्ड जो है ना उसके ऊपर कंपटीशन 80 है, तो 80 वाला कीवर्ड पे कंपटीशन ज्यादा है और 30 वाले का कंपटीशन कम है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? हम्म? इम्पैक्ट क्या होगा? जी, इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट वही होगा जो अभी हमने सबसे पहले बात की। हमने कहा भाई इस कीवर्ड पे कंपटीशन ज्यादा है कि कम है। जहां पर हम जूस की दुकान खोल रहे हैं वहां पर कितने जूस कॉर्नर्स हैं? अगर ज्यादा जूस कॉर्नर्स हैं तो इसका मतलब है कंपटीशन बहुत टफ है, हमें स्टे करने में टाइम लगेगा। अगर कम कंपटीशन होगा तो इसका मतलब, लेकिन हम रहेंगे अपनी डोमेन में, मतलब ये नहीं होगा कि हम जूस कॉर्नर से एकदम फर्नीचर की शॉप खोल लेंगे। रहेंगे तो काम तो जूस कॉर्नर के ही करना है ना, लेकिन हमने वर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं जो कम कंपटीशन वाले हो। इससे अक्सर कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर हमने हाई कंपटीशन छोड़ दिया तो फिर तो इररेलेवेंट ना हो जाएंगे। नहीं, इररेलेवेंट नहीं होंगे। हमने वेबसाइट के हाई और लो में से कीवर्ड्स वो निकालने हैं जो मीडियम वाले भी होंगे, वो भी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, और रैंक ही वो वेबसाइट्स हो रही हैं। हाई कंपटीशन वाले को तो रैंक होने में बहुत सालों लग जाएंगे। हम यूं कर सकते हैं कि अपना एक प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि भाई ये हाई है, ये लो है, ये मीडियम है। तो भाई लो तो बहुत जल्दी होगा, मीडियम उसके बाद होगा, और जो हाई कीवर्ड है ये तो बहुत टाइम लेने वाला है, बट हमारे कंटेंट में वो भी शामिल है कि भाई किसी स्टेज पर साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बड़ों पर भी रैंक कर जाए, लेकिन छोटे और मीडियम के ऊपर हम जल्दी रैंक कर जाए। ओके, अब आगे आ जाते हैं। ये कंपटीशन वैल्यू भी वही चीज आ रही है जी, ये दो टर्म्स है ना, मैंने आपको बता दी। इसके बाद आगे क्या आ रहा है, ये एज कॉलम से लेकर आगे जो कुछ भी है ना भाई, ये सारे का सारा किससे रिलेटेड डाटा था, गूगल एड से। इसे रिमूव कर दिया गूगल एड से। हम गूगल एड पे काम नहीं कर रहे इस वक्त, हम किस पे काम कर रहे हैं, एसईओ की रिसर्च कर रहे हैं। जब हम गूगल एड की रिसर्च करेंगे तो किसी और स्टैंडर्ड के साथ मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। अभी हम एसईओ से कर रहे हैं तो यहाँ पर पेड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, एसईओ पेड नहीं है। एसईओ के लिए कंपनी ने मुझे पे करना है, सिर्फ गूगल ऐड चलाने के लिए कंपनी ने मुझे भी पे करना है और गूगल को भी पे करना है। मुझे सर्विसेज के लिए पे करना है और गूगल को एड्स की इन्वेस्ट करने के लिए पे करना है, जो कीवर्ड चार्ज कर रहा होगा। मगर एसईओ में कीवर्ड चार्ज नहीं होता। एसईओ तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, वो रैंकिंग होगी टाइम लेकर। एसईओ के रिजल्ट एक दिन में नजर नहीं आते, कम से कम भी एसईओ के रिजल्ट 3 से 4 महीने के बाद कुछ हल्का फुल्का दिखना शुरू होगा। बट इट डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, देयर इज नो गारंटी। मैं कह देयर इज नो टाइम लाइन कि मैं उन्हें कह दूं कि भाई कुछ भी हो जाए आपको 3 महीने के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। नो, इट डिपेंड्स ऑन कंपटीशन ऑफ कीवर्ड्स। अगर तो लो मीडियम कंपटीशन होगा तो हम 4-5 महीने की गारंटी लेंगे। अगर रियल स्टेट की तरह का काम होगा जिसपे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, फिर हम ये कहेंगे भाई साल भी लग जाएगा। एसईओ हम आपकी 4 महीने में कर देंगे, मतलब एसईओ का प्रोसेस तो 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, मगर आपको रैंक करने में इतना टाइम लग सकता है। रैंक नहीं आप इतनी जल्दी होंगे भाई। आप कैसे रैंक हो जाएंगे जब इतने सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं जो क्यू में पड़े हुए हैं रैंक होने के लिए। पहले तो वो रैंक होंगे ना जो पीछे से आए हैं और सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। इसमें ऐसी ऑप्शन हो सकती है कि कुछ लोग जल्दी हो जाएं? नहीं, अगर एक बंदा कारोबार शुरू करता है और वो ये कहता है भाई दुकान तो खोल लिया है तो अभी रिजल्ट्स आने में तो भाई साल लग जाएगा, तो क्या करें, बेचें कैसे चीजें? तो फिर गूगल ऐड, मैं क्या फिर गूगल ऐड चलाएंगे। फिर जब हम रैंक कर जाएंगे फिर हम गूगल ऐड के ऊपर इन्हिसार करना थोड़ा कम कर देंगे और एसईओ पर भी इन्हिसार करेंगे। बट स्टिल जब हम एसईओ से रैंक हो भी चुके होंगे, एड्स फिर भी चलाने पड़ेंगे। जैसे हम ये कहें कि भाई ऑफ सीजन है, पीक सोल्यूशन का एड नहीं लगा रहे, सड़कों पे बैनर नहीं लगा रहे ना। कल क्या होता है, 7 वाली बिल्डिंग में कंप्यूटर कॉलेज आ जाता है आज ही की तारीख में, इन्हीं दिनों में, और वो सड़कें ये जो है लोअर माल की सड़क बैनर से भर देता है। अब पीक सोल्यूशन वाले क्या करेंगे? पहले उनकी एसईओ चल रही थी, मैं कहा पहले उनकी एसईओ चल रही थी, लेकिन जब उनका कंपटीटर आया और उसने सड़क भर दी बैनरों के साथ, तो इनको भी बैनर लगाने पड़ जाने हैं मजबूरन, नहीं तो वो ऑडियंस ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एसईओ है, उसके बावजूद अगर आपका कंपटीटर ऐड रन कर रहा है तो ऐड तो ऊपर 4 पोजीशंस पे नजर आ रही है।
तो एसईओ का रिजल्ट बेशक आपका पहला ही है, मगर वो गूगल के रिजल्ट्स में 5वां है। तो अब आपको कंपटीशन करने के लिए उसका एड तो रन करना पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा कि कौन कितना बजट यूज कर सकता है। लेकिन एड्स के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये मैं माउस बेचता हूं और एक माउस बिकने पर मिसाल के तौर पर मुझे 500 रुपए बचते हैं। इन 500 रुपए में से मेरा प्रॉफिट भी शामिल है, इन 500 रुपए में मेरा एडवर्टीजमेंट भी शामिल है और ओवरहेड कॉस्ट भी शामिल है मेरी चीजों की, सैलरी, किराया शराया सब कुछ मिला मिलूकर। तो भाई मैक्सिमम कितना मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, कोई ना कोई बजट तो निकालना होगा ना इस 500 के प्रॉफिट में से कि भाई 100 रुपया मैंने लगाना है बस एडवर्टीजमेंट पर। 101 रुपया करने से मैं लॉस पर जाऊंगा, तो मैं 101 रुपया तो कभी भी नहीं करूंगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट उतनी ही रखूंगा जितना मेरा बजट होगा। एसईओ वाला जरा ज्यादा सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि जब वो एड खत्म करेगा तो एसईओ का रिजल्ट 5वें की बजाय पहले नंबर पर आ जाएगा, तो वो तो लाइफ टाइम होगा। जबकि जो बंदा ऐड चला रहा होगा तो ऐड तो चलेंगे भी उसमें रोटेशन में चलेंगे ना। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एक बंदा तो ऐड नहीं ना चला रहा होगा, पता नहीं कितने लोग ऐड चला रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबके ऐड रोटेशन में चल रहे होंगे। बेशक सब पे कर रहे हैं, एक ही वक्त में तो 4 ऐड दिखाने हैं उसने, एक सर्च पर 4 ऐड। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब किसी ने भी एक दफा सर्च किया तो 4 ऐड नजर आ गए। अब जब वो अगली दफा सर्च करेगा तो ऐड रोटेट होंगे ना, तो बहुत इसके हाई रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे ना एड्स के। लेकिन जो एसईओ का रिजल्ट है, अगर आप एक दफा पहले नंबर पर फिक्स हो गए तो कोई बंदा 10 दफा भी ढूंढेगा। तो एसईओ में ऐसा नहीं होता कि गूगल कहे कि भाई आप भी रहेंगे तो ये भाई साहब भी रहेंगे, तो कभी आप ऊपर आएंगे कभी वो ऊपर आएंगे। आपकी एसईओ पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को फ्रीज कर लिया, अब आप एक नंबर पे फ्रीज हैं। मैं अभी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखूंगा जो मैं बार बार लिखता हूं, तो आज अगर मैं 50 दफा भी लिखूंगा ना तो वो 50 दफा उसी नंबर पे नजर आएगा। 100 दफा लिखूंगा तो भी उसी नंबर पे नजर आएगा। मगर ऐड चल रहा होगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐड चल रहा होगा तो गूगल ने पैसे लेकर इंप्रेशन सेल किए हुए कि इतनी दफा आप दिख सकते हैं, इससे ज्यादा दफा नहीं दिख सकते। यानी लिमिटेड इंप्रेशंस होते हैं ऐड में, एसईओ में लिमिटेड इंप्रेशंस नहीं होते। ठीक है, चलें जी, अब जरा एक और काम करते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं जी। अब अगला क्या काम करना है, ये जो करेंसी लिखा हुआ है इसकी जरूरत नहीं है ना, नहीं है ना जरूरत, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा इस कॉलम को। ठीक है, राइट क्लिक करें, डिलीट करें, हो गया। अब मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स की शक्ल में हैं। यूज्ड कार डीलर्स, फाइन। यूज्ड कार्स, कार फॉर सेल, यूज्ड कार डीलर्स, डीलर कार, ये गलत है ना। जैपनीज कार, अब ये भी हमारे लिए गलत होगा क्योंकि इसमें नई भी आ गई पुरानी भी आ गई। अगर आप यूज्ड गाड़ियां बेच रहे हो तो इसमें तो दोनों तरह की गाड़ियां आ गई ना, इसमें नई गाड़ियां भी आ गई और पुरानी गाड़ियां भी आ गई। अब हम एक काम करते हैं, इसको और ज्यादा बेहतर करने के लिए ना जरा चैट बॉट के पास चलते हैं। इस पे देखते हैं, मेरे पास चैट बॉट है तो अच्छी बात है। वैसे यही से भी पूछ सकता हूं लेकिन इस दफा मैं चैट बॉट से पूछने जा रहा हूं जी। कौन सा चैट बॉट होता है जी? जेमिनाई, गूगल का। इसी की सपोर्ट से आप ए आई ओवरव्यू यूज कर रहे होते हो। ठीक है, वी आर सेलिंग यूज्ड जैपनीज कार इन लाहौर। ठीक है जी, मैं अपनी वेबसाइट भी बता दूंगा उसको अगर लाइव हुई तो। सजेस्ट मी हाई सर्च वॉल्यूम इंफॉर्मेशनल, ठीक है, नेविगेशनल एंड कमर्शियल कीवर्ड्स। मैंने कहा भाई मुझे इन 3 कैटेगरीज के कीवर्ड सजेस्ट करवाओ। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं जिसमें ब्रांड शामिल होती है, ब्रांड नेम शामिल होता है। यानी एक बंदा पिज्जा खाना चाहता है और एक बंदा पिज्जा हट का पिज्जा खाना चाहता है, तो पिज्जा हट का जो पिज्जा है ये नेविगेशनल कीवर्ड में आ जाएगा। ठीक है, ले जी, मैंने उसे कहा थोड़ी सी हेल्प तो करो मेरी। उधर से हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च यूज कर रहे हैं। हमने बनाई है यहाँ पे, ये देखते हैं ये हमें क्या कहता है।
जी। कुछ समझ में आया, आइडिया मिला? नीचे आ जाए जरा। ये नेविगेशनल आ गया। फिर क्या आ गया जी? कमर्शियल कीवर्ड्स। भाई ये सारे वर्ड्स उठाए अगली क्लास में। ये सारे वर्ड्स उठाएंगे, यहां से डाटा इकट्ठा करके ले जाएंगे इससे, और अब ये डाटा जाकर गूगल को दे देंगे, और इस दफा ये नहीं उसे कहेंगे कि इस वेबसाइट से रिसर्च करो, इस दफा उसे ये कहेंगे कि ये जो फ्रेजेस मैंने तुम्हें दिए हैं इनके साथ मुझे बताओ कि अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स कौन से। अब वो इन वर्ड्स के साथ बताएगा। काफी सारा डाटा हो गया, एक वो डाटा हो गया, एक ये डाटा आ गया। इस दफा डाटा हमने कैसे निकाला? इस दफा डाटा हमने निकाला कि गूगल ने मुझे बताया कि गूगल पर जो लोग आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं और भी कुछ लिख सकता हूं। जी, मैंने कहा इफ एनीवन वांट टू बाय यूज्ड जापानीज कार इन लाहौर जनरली व्हाट आर द कॉमन सर्च क्यूरीज और प्रॉम्प्ट्स। मैंने अब मैंने कहा कि लोग अगर ये लेना चाहते हैं तो वो क्या लिखते हैं। अब मैंने लोगों की क्यूरीज का और प्रॉम्प्ट्स के मुतालिक इससे पूछा है। जी, अब ये कंटेंट लिखने में मुझे हेल्प करेगा कि मैं चैट बॉट पे भी रैंक करूं। कुछ डाटा आया हमारे पास, देखें। अब क्या होगा, ये आपका ना आपकी वेबसाइट के ऊपर एक कन्वर्सेशनल पेज बन रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि एफएक्यू पेज बन रहा है। उसमें लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं और हम उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। हमने खुद से ही एफएक्यू बना के रख दिया है। क्या लिखा हुआ है पहले में? बेस्ट फ्यूल एवरेज कार्स इन लाहौर 2026। ये हमारा एफएक्यू का पेज है, उसमें एक क्वेश्चन है, इसके नीचे हमने इसका जवाब लिखा हुआ है। तो यानी अब हमने क्या किया, लोग बनकर भी बात कर ली। अब हमने देखें आज की तारीख में अगर आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों की क्यूरीज के आंसर करेंगे, अगर आपकी वेबसाइट प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट। इट्स लाइक अ फोरम ना, फोरम की तरह की चीज बन गई कि किसी ने भी कुछ पूछना है तो यहां से पूछ रहा है, तो जब वो यहां से पूछ रहा है तो आप रीडायरेक्ट करके उसे चीज बेच भी सकते हैं। उसका ट्रस्ट भी आप पे ही बिल्ड होगा कि आप उसको इतनी सारी बातें बताने लगे हुए हैं। और चैट बॉट्स में भी, यानी कि चैट बॉट चाहे वो चैट जीपीटी हो या गूगल का हो, लोग जब सर्च करेंगे उनके अंदर जाकर तो वो जो डाटा निकालेगा वो कहां से निकालेगा? आपकी साइट में से निकालेगा। तो जब आपकी साइट में से कोई डाटा निकलेगा तो यूजर को ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि भाई ये चैट बॉट ने डाटा निकाल कर दिया है, इसका मतलब है कि ये ट्रस्टेड सेलर है, हमें इससे कुछ खरीदना चाहिए। समझ में आ गया? ये सारी चीजें हम किस में कवर कर रहे हैं? कीवर्ड रिसर्च में। पुराने ज़माने में होते, अगर पुराने ज़माने का मतलब है कि 2-2.5 साल पहले पीछे चले जाएं, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ हम SCRP की बात करते, फिर हम चैटबॉट्स की बात ना करते, क्योंकि आज हमारे पास यूजर्स की इंटरेक्शंस के 2 प्लेटफॉर्म्स हो चुके हुए हैं, एक SCRP और एक चैटबॉट्स। चाहे वो चैट जीपीटी की शक्ल में हो, चाहे वो गूगल जेमिनाई की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, ये 2 ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसलिए हम इनको कंसीडर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैट जीपीटी पर चले जाते हैं। चैट जीपीटी ने अपनी बहुत गुडविल बनाई है। उसकी वजह यह है कि चैट जीपीटी बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से लॉन्च हुआ था, तो गूगल उस वक्त कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई बंदा उसके कंपटीशन पे आ सकता है, तो वो बड़े डिफरेंट तरीके से कंपटीशन पे आए थे। वो सर्च इंजन आज भी नहीं बना सकते, आज भी उनका अपना सर्च इंजन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, गूगल के सर्च इंजन से ही डाटा कलेक्ट कर लिया सारा। अभी भी वो सक्सेसफुल सर्च इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं बन पा रहे। अभी भी वो गूगल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जेमिनाई से, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो आपको यूट्यूब के ऊपर गूगल AI के ऐड चलते हुए नजर आ रहे होंगे। AI के एड्स, अवेयरनेस एड्स बने हुए हैं कि हाँ भाई क्या जानना था तुमने, तुम्हें नहीं पता लगा ये क्या चीज़ है,
तो ये भाई जाओ और गूगल के AI ओवरव्यू में जाके टाइप करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। आज तक हमने कभी गूगल का ऐड देखा? गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म को कभी एक्सरसाइज किया, एडवर्टाइज किया? नहीं किया। गूगल को एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं थी अपने आप को इतनी, लेकिन क्योंकि चैट जीपीटी ने उनकी मार्केट को कवर किया और अब वो चैट जीपीटी को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें एडवर्टाइज करना पड़ रहा है अपने आप को, अवेयरनेस एड्स दे रहे हैं। अदरवाइज उन्हें अवेयरनेस ऐड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी शुरू से लेकर, जब से काम शुरू हुआ है 90s से लेकर अभी तक, हमने कभी भी गूगल को एडवर्टाइज करते हुए नहीं देखा कि भाई हमारा सर्च इंजन यूज करो। नॉर्मली हम सब यूज करते हैं, लेकिन उनके इश्तिहार नहीं आते होते थे, लेकिन उनके जेमिनाई के इश्तिहार आ रहे हैं, उनके गूगल AI ओवरव्यू का। अभी भी आज की तारीख में भी जो लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी है जिनको अभी गूगल के AI ओवरव्यू का पता ही नहीं है, तो वो आज भी किधर जाते हैं? चैट जीपीटी पर ही चले जाते हैं। तो इसलिए गूगल को अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ रही है कि लोगों को डाइवर्ट करके वापस अपने ऊपर लेकर आए, अपने पास लेकर आए। हालांकि चैट जीपीटी उतने अच्छे फीचर्स नहीं दे रहा, खास तौर पर इमेजेस और वीडियोस में जितने अच्छे फीचर्स गूगल जेमिनाई दे रहा है हमको, यानी गूगल का प्लेटफॉर्म, गूगल का चैटबॉट दे रहा है। और जो रिसर्च, ये जो कुछ मैंने किया, अब आप इसको चैट जीपीटी में भी जाके ट्राई कीजिएगा, वो भी तो चैटबॉट है ना, उधर भी ऐसे ही ट्राई करेंगे, प्रॉम्प्ट तो चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। मैं क्या, प्रॉम्प्ट चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट में कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। तो इंशाल्लाह इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।